बात है सन 470 ईसा पूर्व की। उस समय ग्रीस की राजधानी एथेंस संपन्न और खुशहाल था। एथेंस में उस समय लोकतंत्र था, लोगों को सत्ता में आने की आजादी थी। इसी समय एथेंस शहर के एक परिवार में सोक्रेटिस यानी सुकरात का जन्म होता है। पिता सोफ्रोनिस्कस एक मूर्तिकार व माता फेनेरेट गृहिणी थी। सुकरात बचपन से ही चीजों को जानने में रुचि लेते थे। उन्होंने कानून की शिक्षा ली और साथ में संगीत, कला व थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का ज्ञान भी लिया। उनका पूरा जीवन एथेंस में ही बीता। सुकरात ने कभी स्वयं कुछ नहीं लिखा। वे शहर भर घूमते व बातचीत करके ही अपनी शिक्षा फैलाते थे। उनके व उनकी शिक्षा के बारे में उनके मित्रों या शिष्यों के द्वारा लिखी किताबों के द्वारा ही पता चलता है। सुकरात शरीर से बेडौल व उनकी आंखें मोटी मोटी तथा नाक चपटी व होंठ भी बड़े थे। इसी कारण उनके काफी मित्र भी उनका मजाक उड़ाया करते थे। सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो की लिखित किताबों के अनुसार सुकरात सभी को प्रश्न पूछने की शिक्षा देते थे। इसे सुक्रेटिक मेथड कहा जाता है। यही मेथड आगे जाकर फिलोसॉफी की उत्पत्ति का कारण बना। सुकरात के अनुसार किसी भी प्रॉब्लम का हल बार बार प्रश्न पूछकर किया जाता है। इस मेथड के अनुसार यदि हम एक मजबूत शरीर बनाना चाहते हैं तो हमारा प्रश्न होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। यदि हम बीच में ही जिम छोड़ देते हैं तो फिर सुकरात सवाल पूछेंगे, छोड़ने का कारण क्या है। यदि हमें उसके लिए टाइम नहीं मिलता है तो फिर सुकरात पूछेंगे, 24 घंटे में इतना समय कहाँ जाता है। क्या फालतू कामों के बजाय समय को अपने लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार वे बार बार प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या का हल निकालना चाहते हैं। वे सत्ता की सभी पार्टियों को एक समान रूप से चुनौती देते थे। इस कारण उनके काफी दुश्मन भी बनने लगे। इसी बीच 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक एथेंस व स्पार्टा के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। सुकरात भी देशभक्त थे और एक सैनिक की तरह वे इस युद्ध में एथेंस के लिए भाग लेते हैं। यद्यपि वे अहिंसा व एकता की बातें करते थे, परंतु वे दूसरे देश द्वारा उनके शहर एथेंस पर गुलामी स्वीकार करने के विरोध में थे। वे काफी सालों तक एथेंस के लिए युद्ध लड़ते हैं, परंतु इस युद्ध में एथेंस हार जाता है और काफी लोग मारे जाते हैं। इस पर सरकार उन सभी सेनापतियों पर जो इस युद्ध में बिना मृत सैनिकों के शरीर वापस लौटते हैं, उन सभी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको मृत्युदंड देते हैं। सुकरात इस फैसले के विरुद्ध में उतरते हैं और उन सेनापतियों का पक्ष लेते हैं। फिर एक बार सुकरात का सत्ता से टकराव होता है। सुकरात शहर शहर भटकते व गलत के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनके काफी प्रशंसक भी एथेंस में होने लगे। वे सुकरात को सबसे ज्ञानी मानते थे। इस पर सुकरात कहते थे, मैंने जितना जाना और पाया कि मैं कुछ नहीं जानता। कहा जाता है सुकरात की पत्नी जेनथेपे एक बुरी औरत थी। वह सुकरात को मारती पीटती व एक बार तो वह सुकरात को लोगों से बातचीत करते देख गुस्सा होकर सुकरात पर गर्म पानी फेंक देती है। हार के बाद एथेंस में राजतंत्र आ जाता है और फिर सुकरात की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, परंतु कुछ समय पश्चात फिर से एथेंस में लोकतंत्र वापस आ जाता है। सुकरात के खुले विचारों व निडर होकर सवाल पूछने के कारण वे सत्ता के लिए मुसीबत बन जाते हैं। सत्ता के लोग सुकरात पर मुख्य रूप से 2 आरोप लगाते हैं। उनके अनुसार एक तो सुकरात उनके गॉड को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते व दूसरा वे एथेंस के युद्ध को भड़का रहे हैं। इससे उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। वे लोगों से गॉड के सही रूप को मानने को कहते व सत्ता व समाज द्वारा फैलाई गॉड की झूठी धारणा को स्वीकार नहीं करते थे। इस सत्ताधारियों को फायदा होता था। सुकरात को सजा देने के लिए सत्ता के सदस्यों में वोटिंग किया जाता है, जिसमें अधिकतर लोग उनकी मौत के पक्ष में वोट करते हैं, परंतु कुछ लोग सुकरात को निर्दोष भी मानते थे। कुछ अधिक वोटों के कारण को हेमलॉक जहर द्वारा मृत्युदंड देने का फैसला किया जाता है। सुकरात के अनुसार लोकतंत्र भी एक ठीक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोगों का वोट माना जाता है, न कि समझदार लोगों का, जिस कारण सही फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो भी वोट करते हैं जिन्हें उस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब सुकरात आखिरी के दिनों में जेल में कैद थे, तब भी वे अपने शिष्यों से रोज ज्ञान भरी बातें किया करते थे। वो प्रश्न करने की कला के पक्ष में थे। उनके प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो व अन्य शिष्यों द्वारा सुकरात को कैद से निकालने व एथेंस से बाहर सुरक्षित निकालने का आशा बना लेते हैं, परंतु सुकरात इसे यह कहकर मना कर देते हैं कि यह न्याय के लिए एक सही फैसला नहीं है और इससे उनकी बातें हमेशा हमेशा के लिए देशद्रोह के तले दफन हो जाएंगी। उनके शिष्यों द्वारा काफी कोशिश की जाती है, मगर वे नहीं मानते। 399 BCE में उन्हें कैद में एक प्याले में उन्हें हेमलॉक जहर दिया जाता है और वे उसे पी लेते हैं। इस प्रकार वेस्टर्न फिलोसॉफी का जन्म होता है। ओशो एक बार कहते हैं कि इस दुनिया में सच बोलने का काम सबसे कठिन काम है।